इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि। इस अध्याय की पहले भी हमने वीडियो बनाई है और वे सभी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम असंचरणीय रोग किस प्रकार कारण होते हैं से प्रारंभ करेंगे। आपने देखा या आपने सीखा कि कैंसर, मधुमेह और दमा जैसे असंचरणीय रोग जीवन शैली, आहार और पर्यावरण से जुड़े होते हैं। तो इसमें कैंसर, मधुमेह, दमा जैसे असंचरणीय रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगते। तो ये किसके कारण फैलते हैं? जीवन शैली के कारण, आहार और पर्यावरण के कारण फैलते हैं। ये भारत में मृत्यु के सबसे सामान्य कारण हैं। कक्षा 6 में आपने स्कर्वी, एनीमिया और घेंघा जैसे रोगों के विषय में भी जाना था, जो हमारे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से होते हैं। इन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो आगे इसमें प्रश्न है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो हमारे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न बना जाता है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, एवं ये भी असंचरणीय रोग हैं। इससे आगे है यहाँ पर, यदि मैं विटामिन और खनिजों का सेवन अधिक मात्रा में करूं तो क्या होगा? कैंसर, मधुमेह और अस्थमा जैसे रोग प्राय लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इसमें ये दीर्घकालिक रोग हैं। कौन से हैं? कैंसर, मधुमेह और अस्थमा। ये क्या है? ऐसे रोग हैं जो कि लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर बने रहते हैं। इन्हें दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। यहाँ पर है, दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहे, उन्हें कहते हैं दीर्घकालिक रोग। मधुमेह एक सामान्य रोग है जो अब वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। वस्तुतः भारत अब विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में से एक बन गया है। यह रोग प्राय हार्मोन असंतुलन, अस्वास्थ्यकर खान-पान की प्रवृत्तियों, शारीरिक सक्रियता की कमी, अधिक वजन या स्थूलता एवं अन्य कारणों से पनपता है। तो इसमें यहाँ पर है, ये प्रश्न बन जाता है, मधुमेह रोग किन कारणों से पनपता है? हार्मोन असंतुलन, अस्वास्थ्यकर खान-पान की प्रवृत्तियाँ, शारीरिक सक्रियता की कमी, अधिक वजन या स्थूलता या अन्य कारणों से जो है यह रोग हमारे शरीर में पनपता है। आइए असंचरणीय रोगों के कारणों और उनकी रोकथाम के विषय में और अधिक जानें। क्रियाकलाप 3.5, आइए सर्वेक्षण करें। अपने आस पड़ोस में जीवन शैली से संबंधित 3 सामान्य रोगों का पता लगाइए। यहाँ पर है, अपने आसपास में जीवन शैली से संबंधित 3 सामान्य दोषों के हमने पता लगाना है। किसी चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी या परिवार के एक सदस्य से बात कीजिए। तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से, चिकित्सक से या स्वास्थ्यकर्मी के परिवार से एक ऐसे सदस्य से बात करनी है हमने जिसे स्वास्थ्य के विषय में जानकारी हो और जो यह बता सके कि जीवन शैली में किस प्रकार के परिवर्तन से इन रोगों की रोकथाम अथवा प्रबंधन किया जा सकता है। इससे आगे आप विश्वसनीय स्वास्थ्य वेबसाइटों, पुस्तकों, शिक्षकों और चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तालिका 3.2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कीजिए और जीवन शैली से संबंधित रोगों के विषय में और अधिक जानिए। इसमें यहाँ पर ये तालिका दी गई है 3.2 असंचरणीय रोग। इसमें यहाँ पर क्रम संख्या है, जीवन शैली से संबंधित सामान्य रोगों के नाम हैं, संकेत और लक्षण है। आगे है, जीवन शैली में सुझाए गए परिवर्तन है। सबसे पहले है स्थूलता। क्या है भी? स्थूलता। तो इसमें स्थूलता जो है किस कारण फैलती है और उसके संकेत या लक्षण क्या हैं? आगे इसमें जीवन शैली में सुझाए गए परिवर्तन क्या है, भी हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए,
संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। स्थूलता के लिए से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। आगे मधुमेह। मधुमेह के लक्षण हैं बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, भार घटना, थकान और धीमी गति से घाव भरना। ये क्या है, मधुमेह के लक्षण हैं। तो इसमें यहाँ पर हम कैसे इनसे बचाव कर सकते हैं, तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था भी, अस्वास्थ्यकर भोजन से बचना चाहिए, शरीर में सक्रियता बना के रखनी चाहिए और खान पान जो है अच्छा होना चाहिए। इस तरह के जो है संतुलित आहार लेना चाहिए। इस तरह से हम जो है इस रोग से बच सकते हैं। आगे उच्च रक्तचाप है, इसके बाद में है वैज्ञानिक परिचय। वैज्ञानिक परिचय में है कमल रणदिवे एक अग्रणी जैव चिकित्सा शोधकर्ता थी। तो इसमें यहाँ पर है उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे हार्मोन और कुछ विषाणु कैंसर से संबंधित हैं, जिससे इसके उपचार में सुधार और रोकथाम करने में सहायता मिली। उनके इस कार्य ने एक स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह भी दर्शाया कि कैसे तंबाकू, अस्वास्थ्यकर आहार और प्रदूषण कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाला या इस बात के बारे में बताया कि तंबाकू, अस्वास्थ्यकर आहार और प्रदूषण ये जो हैं कैंसर के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इससे आगे है रोगों का निवारण और नियंत्रण कैसे करें। आपने यह वाक्य सुना होगा कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। क्या है भी, जो रोकथाम क्या है, उपचार से बेहतर है। संचरणीय और असंचरणीय दोनों प्रकार के रोगों से स्वयं की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। क्रियाकलाप 3.6 आइए पढ़ें। ओडिशा समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान। ओडिशा के भद्रक जिले में एक समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान ने अधिक लोगों को शौचालय के निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसमें क्या है भी, एक वहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाया गया और उस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अधिक लोगों को शौचालय के निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे खुले में शौच की समस्या में एक बड़े स्तर तक कमी आई और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उसमें क्या था भी, शौचालय के निर्माण से खुले में शौच जाना बंद हुआ और इससे जो बच्चे थे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उनमें अतिसार और संक्रमण के मामले में जो है कम हो गए। उसका क्या परिणाम निकला, बच्चों में जो अतिसार और संक्रमण के मामले थे वो क्या थे, कम हो गए। इस अध्ययन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। सरल उपाय जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना एवं संजनीय रोगों के फैलने को पर्याप्त रूप से कम कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में आयोजित ऐसे सामुदायिक अभियानों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। इन जानकारियों को अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपने साथियों के साथ ऐसे प्रयासों के प्रभाव पर चर्चा भी कीजिए। आगे है शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक जैसे वातावरण में रहने पर भी दूसरों की अपेक्षा अधिक रोगग्रस्त होते हैं। तो उसमें कहता है भी, जैसे हम समाज के अंदर रहते हैं तो उसमें कुछ रोग जो है दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा रोगग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न बन जाता है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारे शरीर में एक विशेष प्रणाली होती है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, हमने पढ़ा प्रतिरक्षा के बारे में। हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसमें हमारे शरीर में एक विशेष प्रणाली होती है जिसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों से लड़ने में शरीर में सहायता करती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करती है, रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करती है। आगे है इसमें, आपने बाल्यकाल में पोलियो, खसरा, टेटनस, धनुस्तंभन और हेपेटाइटिस जैसे रोगों से बचाव के लिए कुछ बूंदें या टीके लिए होंगे। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि बाल्यकाल में कौन से टीके या पोलियो जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, कौन से टीके दिए जाते हैं, पोलियो, खसरा, टेटनस, हेपेटाइटिस
आदि। तो ये टीके वैक्सीन विषाणु और जीवाणु के कारण होने वाले गंभीर संक्रमणों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो ये टीके क्या करते हैं? विषाणु, इन टीकों को वैक्सीन भी कहते हैं, विषाणु और जीवाणु के कारण होने वाले गंभीर संक्रमणों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। टीका कुछ विशेष रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। टीका क्या करता है? अभी कुछ विशेष रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक रोगाणुओं को पहचानने और उन पर आक्रमण करने के लिए प्रशिक्षित करता है। इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो क्या है इसमें? टीका जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक रोगाणुओं को पहचानने और उन पर आक्रमण करने के लिए प्रशिक्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह तब तक विकसित होती है जब शरीर किसी रोगाणु या टीके के संपर्क में आता है। टीके जो है कई प्रकार से बनाए जाते हैं। इसमें श्रेणीकृत अथवा मृत रोगाणुओं से, किससे बनाए जाते हैं भाई? श्रेणीकृत अथवा मृत रोगाणुओं से, अथवा रोगाणु के निष्क्रिय अथवा हानिरहित भाग से। कुछ नवीन टीके हमारे शरीर की कोशिकाओं को यह निर्देश देते हैं कि वे उस रोगाणु का एक हानिरहित भाग बनाएं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचानकर उसके विरुद्ध लड़ना सीख जाती है। आगे इसमें है, उदाहरण के लिए प्राय किसी चोट के पश्चात दिए जाने वाला टेटनस का टीका टेटनस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण से बचाता है। तो इसमें क्या है? यहाँ पर इसमें है, उदाहरण के लिए किसी चोट के पश्चात दिया जाने वाला टेटनस का टीका क्या करता है? टेटनस उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले संक्रमण से बचाता है। इसमें जीवाणु का निष्क्रिय आविष होता है, जो शरीर में रोग उत्पन्न किए बिना प्रतिरक्षा प्रणाली की सुरक्षा विकसित करने में सहायता करता है। तो इस तरह से टेटनस का जो टीका है, चोट लगने के पश्चात में टेटनस से उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले संक्रमण से हमें बचाता है। तो इसमें ये प्रश्न भी बन जाता है कि टेटनस का टीका हमारे शरीर में चोट लगने के बाद में हमें संक्रमण से कैसे बचाता है। इससे आगे है, क्या आप जानते हैं कि पहले टीके की खोज कब हुई? यहाँ पर है, सबसे पहले टीका जो है कब खोजा गया? एडवर्ड जेनर और चेचक का टीका। चेचक एक घातक रोग था, जो उसमें चेचक है क्या था? एक घातक रोग था जो फफोले पैदा करता था। इससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। गायों में पाए जाने वाला अपेक्षाकृत कम गंभीर रोग, जिसे गो शीतला या काउपॉक्स कहते हैं, मनुष्यों को भी संक्रमित करता था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने यह खोज की। तो इसमें यहाँ पर जो है चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। किसने की भी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। आगे है, जिन लोगों को गो शीतला हो चुका है उन्हें चेचक नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा था भाई? जिन लोगों को गो शीतला हो चुका है और उन्हें चेचक नहीं हुआ। इस खोज ने प्रथम टीके के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया और लोगों को चेचक से बचाने में सहायता की। इससे आगे है, हमारी वैज्ञानिक परंपरा। हमारी वैज्ञानिक परंपरा आधुनिक टीकों से बहुत पहले भारत में चेचक के बचाव के लिए पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता था। इसे क्या कहते थे? मसूरिकाकरण या वेरियोलेशन। इसमें चेचक के फफोलों से लिए गए पदार्थ को त्वचा पर खरोंच कर लगाया जाता था, जिससे अपेक्षाकृत कम गंभीर संक्रमण होता था और शरीर में प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी विकसित हो जाती थी। इससे क्या होता था? शरीर में क्या था भी? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो उत्पन्न हो जाती थी। जो लोग यह क्रिया करते थे उन्हें टीकेदार कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? टीकेदार। इसके बाद आगे है, वैज्ञानिक की भांति सोचें। वैज्ञानिक की भांति सोचें। आगे अवलोकन।
जेनर ने देखा कि दूध दुहने वाली जिन ग्वालिनों को गोशीतला हुआ वे चेचक से संक्रमित नहीं हुई। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों रोगों के विषाणु से संबंधित थे। आगे क्या था इसमें, दोनों रोगों के जो रोगाणु क्या थे, संबंधित थे। परिकल्पना, गोशीतला के फफोलों में उपस्थित पदार्थ ने व्यक्तियों के चेचक से सुरक्षा प्रदान की थी। परीक्षण आगे, उन्होंने यह परीक्षण करने के लिए एक लड़के में गोशीतला से उत्पन्न फफोलों से के तरल पदार्थों को अंतःक्षेपित किया। क्या किया भाई, तरल पदार्थों को अंतःक्षेपित किया, जिससे बाद में चेचक के रोग के संपर्क में आने पर भी कई रोग जो लक्षण उसमें जो है दिखाई नहीं दिए। इसके क्या परिणाम थे, उन्होंने पाया कि जिन लोगों को गोशीतला के फफोलों से निकले तरल पदार्थ से संक्रमित किया गया था वे अब चेचक के प्रति रोधी हो गए थे। क्या परिणाम निकले भाई, उन्होंने क्या पाया, लोगों को गोशीतला के फफोलों से निकले तरल पदार्थ से संक्रमित किया गया था वे अब जो है चेचक के प्रति जो है प्रतिरोधी हो गए थे। इसे आ गया अनुप्रयोग। व्यापक स्तर पर टीकाकरण से अंततः पूरे विश्व में चेचक का उन्मूलन करने में सहायता मिली। इससे क्या हुआ कि जो चेचक है उसका पूरे विश्व से उन्मूलन हो गया। नवजात शिशुओं से लेकर वृद्धों तक टीके सभी आयु के लोगों को अनेक गंभीर रोगों से बचाने में सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। वे रोगों की रोकथाम में सहायता करते हैं। जो टीके हैं वो क्या काम करते हैं, रोगों की रोकथाम में सहायता करते हैं, संक्रमण प्रसार को कम करते हैं और प्रतिवर्ष करोड़ों जीवन बचाते हैं। टीके क्या करते हैं, हर साल जो है करोड़ों जीवन जो है बचाते हैं। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि टीके रोकथाम के लिए होते हैं, चिकित्सा के लिए नहीं। ये रोगों की गंभीरता कम करने में सहायता करते हैं, परंतु यदि कोई पहले से ही रोगग्रस्त है तो उसका उपचार नहीं करते। कुछ लोगों में टीकों के प्रति भय और संशय होता है, यद्यपि वैज्ञानिक और चिकित्सक सुरक्षा की दृष्टि से सावधानीपूर्वक इन टीकों का परीक्षण करते हैं। टीका लगवाना न केवल आपको सुरक्षित रखता है अपितु आपके आसपास के व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। जो टीका है लगवाने से आप भी सुरक्षित रहते हैं और आपके आसपास में व्यक्ति हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। इससे आगे टीका उत्पादन में भारत की भूमिका। भारत विश्व के सबसे बड़े टीका उत्पादकों में से एक है। तो इसमें क्या कहता है कि भारत जो है विश्व के सबसे बड़े टीका उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ व्यापक स्तर पर टीकों को निर्मित किया जाता है। बड़े स्तर पर यहाँ जो है टीके जो निर्मित किए जाते हैं एवं अनेक देशों को उनकी आपूर्ति की जाती है। और क्या भी जो टीके हैं दूसरे देशों में भी अनेक देशों में भेजे जाते हैं। भारतीय टीका कंपनियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भारतीय टीका कंपनियां हैं उन्होंने कोविड-19 के दौरान भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। साथ ही यह कंपनियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के प्रयासों में भी निरंतर सहयोग दे रही हैं। इससे आगे है वैज्ञानिक परिचय। महाराज किशनभान एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। तो इसमें क्या है भी, महाराज किशनभान जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। जैव उद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में विज्ञान और नवाचार को प्रोन्नत करने में सहायता दी। तो उन्होंने बच्चों को अतिसार से बचाने वाले रोटा वायरस के टीके को विकसित किया था। तो उन्होंने किसको विकसित किया था, बच्चों को अतिसार से बचाने वाले रोटा वायरस के टीके को। इसमें क्या था, महत्वपूर्ण भूमिका जो इन्होंने निभाई थी। वे किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए शोध के उपयोग में विश्वास करते थे। इसके साथ ही उन्होंने भारत में स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, शेष हम इससे अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।